नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज खास चर्चा होगी। तो हमारा जो टॉपिक मुद्दा आज एक बुक का रिव्यू पे बातचीत होगी, चर्चा होगी। और उस बुक का टाइटल है 42 इयर्स 42 लेसन्स ए डॉक्टर्स जर्नी थ्रू मेडिसिन ड्यूटी एंड डेस्टिनी। ये सारे दर्शकों आप पीछे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये एक आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो बुक है इसमें बड़ा फिगर जो है 42 इयर्स हैं, तो ये सर्विस के रिलेटेड है। 42 इयर्स डॉक्टर प्रवीण योगराज की लाइफ हिस्ट्री है कि ये एक सर्विस में थे एज ए डॉक्टर। तो ये एज ए सर्जन इन्होंने क्या किया, एज ए जो भी इनकी सर्विस के दौरान क्या क्या इन्होंने किया, और एक फिर लेसन क्या देखे जो लाइफ के जो इस सर्विस के दौरान इन्होंने 42 लेसन कंपाइल किए हैं इस बुक में, और वो ऑन रिकॉर्ड है। और एक डॉक्टर्स वो है रिलेटेड क्या है, एक डॉक्टर्स जर्नी है, उसमें मेडिसिन भी है, ड्यूटी भी है, डेस्टिनी भी है। तो डिटेल हम बाद में बात करेंगे। तो ये डॉक्टर प्रवीण योगराज, आप इस चेहरे से सारे लोग आम ऑनलाइन जहां कहीं भी सोशल फंक्शन अदरवाइज ये अवेलेबल होते हैं। और मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे ये कानूनी व चर्चा खास में वो हम डिस्कशन करते रहते हैं। और दूसरा भी जो बच्चों को जो हमारे सिविल और जुडिशियल सर्विस के रिलेटेड जो भी गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, और जो ये हमारा चैनल है कानूनी व चर्चा खास, इसका पैनल मेंबर है। एक तो इनके रिलेटेड मैंने डॉक्टर प्रवीण योगराज के रिलेटेड दे दिया। तो हमारे साथ एक पैनलिस्ट हैं, दिनेश चौधरी साहब हैं। ये एक इंस्टीट्यूट आईएएस इंस्टीट्यूट लाते हैं कर्तव्य, तो ये गांधीनगर में है। तो ये भी एक आप एकेडमिक भी है, तो टीचिंग में भी इनको काफी एक्सपीरियंस है, और अदरवाइज भी नजर रखते हैं ये नेशनल इंटरनेशनल जो भी इस वक्त जो और बच्चों को ये तैयारी करवाते हैं आईएएस की, जेकेएस की। और पिछले दिनों हमने इसी अपने स्टूडियो में ही इनके जेकेएस के जो बच्चे थे उनको हमने काउंसलिंग की थी, जो उनको तैयार किया था मॉक इंटरव्यू के लिए, जो जेकेएस का पिछला सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ था, जो कैंडिडेट्स थे। तो एक मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू, और आज मैं डॉक्टर साहब तो आपके सामने हैं और दिनेश चौधरी साहब हैं। मैं तो इनको ही कहूंगा दिनेश चौधरी साहब, क्योंकि कि आपने इस बुक को पढ़ा है। थोड़ा सा मुझे बता दें कि जो इसके चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स आप कह सकते हो, और दूसरा है कि इस बुक किसने फॉरवर्ड लिखा, और मोटी मोटी बातें हैं इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा दिलीप चौधरी साहब प्लीज। फिर डॉक्टर साहब से ही हम पूछते जाएंगे इसके बाद। Sir, firstly, thank you. It's an honor to be part of this platform. I think I can request, I can convey a message to all my brothers and sisters, all my Indians, that I think to all millennials, to all Gen Z generations, what we call Gen Zs, Alpha, I think to all these generation, I think this particular book, I think, is very inspiring. Very inspiring. Reason being, the journey, the experience, of handling a very critical situations when patient feel that there is no more chance that I can survive, and in that particular critical moments, bringing a patient out of that, I would say deathbed, is not a joke. Experience with a terrorist, I can't say spending time with a terrorist, but coming out of that situation also, again, a learning lesson. You talk about, my dear friends, can you believe, and I don't know many of you whether know this or not, that first person who received the COVID vaccine, first person, yes, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक 2021 में जब ये वैक्सीन बने थे, दो वैक्सीन बनाए गए थे, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, एज पर रिपोर्ट्स, व्हाट हैव रेड। तो आप देखोगे कि मोदी जी का आई थिंक जो एक
भाषण आया था उस टाइम पे, दैट वाज अराउंड आई थिंक 11 बजे के पौने 11 पौने 11 बजे के अराउंड, एंड सर गॉट द वैक्सीन अराउंड 10:25 10:25. Can you believe the first vaccine in India? Guys, it's not कि इसमें कोई मेरिट है या समथिंग है, बट अंडरस्टैंड एज यू नो, जितने भी बच्चे मेडिकल से हैं या जितने हमारे एल्डर्स है समथिंग, दे नो कि जो वैक्सीन होती है इसमें डेड वायरस होता है, एंड ए एक्सपेरिमेंट ऑन ए लिविंग बॉडी इजंट ए जोक. एंड डॉक्टर साहब का खुद अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करना, आई थिंक ये चीज शो करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही इज, डेयरिंग, इनोवेटिव, हैंडलिंग थिंग्स वेरी वाइजली. गांधीनगर हॉस्पिटल को कहाँ से कहाँ अपलिफ्ट करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आज देखो. यू टॉक अबाउट सर का एक्सपीरियंस विद द 2 चीफ मिनिस्टर्स, आई थिंक नहीं 5 five chief minister guys, so it's truly commendable. So I think बुक से ही मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, बुक से मैं कुछ चीजें सर से पूछूंगा रिलेटेड टू क्वेरीज जो भी मेरी है, तो इससे आपको भी एक आइडिया लगेगा व्हाट दिस बुक पर्टिकुलर कैरीज. सो सर आप थोड़ा इंट्रोड्यूस से पहले खुद कर लें. थैंक यू दिनेश. पहले मुबारकबाद तो दे दो इस किताब का, पहले कंग्रेचुलेट. थैंक Sir, यू कौन- थैंक यू किताब लिखना आसान नहीं है. श्रोतो, आपको बताऊं ये बुक 42 इयर्स 42 लेसन्स ए डॉक्टर्स जर्नी थ्रू मेडिसिन ड्यूटी डेस्टिनी 19 अप्रैल 2026 को पब्लिश हुई है सैपर एंड क्विल पब्लिशर से. और इसका फॉरवर्ड लिखने वाले आर्मी के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं कर्नल अजय के रैना. अब मैंने कर्नल साहब को क्यों चूज किया, क्योंकि बेसिकली मैं एक सर्जन हूँ और कर्नल साहब बेशक कर्नल लेकिन है तो सोल्जर. तो दोनों में 7 अल्फाबेट्स हैं, दोनों 7 में स्टार्ट होते हैं. और कर्नल साहब और आर्मी वाले जो हैं हमारे कंट्री को बॉर्डर पे सिक्योर करते हैं पूरी 10 सिचुएशंस में. और सर्जन चाहे वो मैं हूँ सर्जन या कोई भी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ईएनटी सर्जन है, गायनी सर्जन है, ऑपरेशन थिएटर में बड़ी टफ सिचुएशंस को पेशेंट को बचाते हैं. एक तो इलेक्टिव सर्जरी होती है, एक एमरजेंसी सर्जरी में जब बचाते हैं वो एक सिमिलैरिटी है. तो एक सोल्जर से लिखवाना इंपॉर्टेंट था. दूसरा, मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे, तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगा एक सोल्जर से कर्नल साहब से ये रिव्यू लिखा. और जैसे इन्होंने बात की दिनेश जी ने रिगार्डिंग कि पहली कोविड वैक्सीन लगी, इसके पीछे राज क्या है मैं बताऊं. जब 16 जनवरी 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त कोविड की सेकंड वेव चल रही थी और उस वक्त काफी डेथ्स हो चुकी थी. और मेरे को स्पेसिफिकली ट्रांसफर किया गया था जम्मू से टू एज डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर रजौरी, वैक्सीनेशन होने के 1 महीना पहले, कि भाई मैं वहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि रजौरी एक बड़ी हिली टेरेन है, वहाँ वैक्सीनेशन बड़ी टफ है. साथ में उधर कम्युनिटीज भी बड़ी डिफरेंट हैं, तो वहाँ भी थोड़ा टफ होता है ये चीजें करना. तो जब मैं गया वहां पर, मैंने लोगों का फीडबैक लिया. लोग कहते हैं जी ये जो मोदी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और पता नहीं क्या है वैक्सीन, क्या पता रिएक्शन कर जाए, क्या पता जब 1-2 साल पुरानी हो जाएगा, आप देखेंगे कुछ साइड इफेक्ट नहीं, फिर हम लोग लगवाएंगे. जब मुझे लगा कि जिस मिशन पे मैं गया हूँ रजौरी में वो कामयाब नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्या किया कि 16 जनवरी से 2-3 दिन पहले 13 जनवरी 2021 को मैंने अपना एक वीडियो बनाया, जो कि मैंने रजौरी के जो गांव में दरहाल है, कंडी है, नौशहरा है, सुंदरबनी में, वहां पर वीडियो को वायरल किया थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट कि डीआईओ रजौरी खुद इंजेक्शन लगाएंगे, अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो उनको होगा. तो ऐसा ही हुआ. तो 16 जनवरी को 10:24 पे मुझे इंजेक्शन लगा. तो मैं उस मीडिया कवरेज काफी थी जीएमसी राजौरी में, और मेरे बाद फिर प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद जीएमसी के सारे डॉक्टर्स. और लेकिन मुझे फिर 8-10 मिनट के बाद कोविन का मैसेज भी आया, यू हैव बीन वैक्सीनेटेड बाय वैक्सीनेटर उमा शर्मा, जो मैंने आज तक सेव करके रखा. और इस बुक में एक चैप्टर में वो एसएमएस भी मैंने पेस्ट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सो दैट लोगों को लगे इट्स ए ट्रुथ एंड इट इज रिटन इन द बुक. सो ये था बिहाइंड दैट कहानी. तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये जो आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने पे ही करवाया जी, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप होता है. चौधरी साहब आपने देखा ये बात है. और जो इन्होंने बात कही, जो हिल टेरेन है लोगों का और डिफरेंट डाइवर्सिटी है रजौरी पंच एरिया में, और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से लोग हैं, तो इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं वो, कि वो मेन स्ट्रीम
इस किस्म की, क्योंकि वो अगर इलाज भी कराएंगे तो उनके अपने तौर तरीके हैं इलाज कराने के, वो बड़ी मजबूरी में आएंगे अगर कोई मेडिकल इंटरवेंशन होगी, अदरवाइज वो अपना है लोकल इलाज। और ये कोवैक्सीन है, नया बनाया नया है, बनाया। और ये पहल और इंडिया में इंडिया ही इसका है, और इसने ही देखिए आप एक इसको सप्लाई किया थ्रू आउट वर्ल्ड कोवैक्सीन को। तो ठीक है, दूसरा भी था कोविशील्ड, जो कोविशील्ड थी, लेकिन कोवैक्सीन क्या होगा। और उस वक्त एक लगता था कि WHO का टोटल फेलियर, और चाइना का कंट्रोल था उस पर। WHO पे अगर हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे साथ साथ डॉक्टर साहब की बुक पे, तो उसमें क्या था उस वक्त, ये था कि नेशनलाइज, भाई आप लोकल अपने अपनी जो भी है, तो WHO इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, चाइना वो फंडिंग कोई नहीं दे रहा था, और उसको वो कुछ चीजें जो चाइना की छुपाई जा रही है, जो आपको ये भी जानकारी होगी, तो फिर इंडिया ने अपना वैक्सीन तैयार किया। तो फिर अभी ये भी समझ लो लोगों का कि है जी फॉरेन का जो मटेरियल होगा, आज भी देखो आप उस पर रेफरेंस देते हैं कि जनाब ये अंग्रेज ने लिखी है बुक, ये अंग्रेज की रिसर्च बुक है, चाहे मेडिसिन में है, चाहे कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है, जहां कहीं भी होगा हिस्ट्री ले लो, वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कोवैक्सीन का फर्स्ट इंजेक्शन लगवाना और लोगों को मोटिवेट करना, डॉक्टर एक हिस्ट्री क्रिएट किया आप लोगों ने। एक तो हिस्ट्री की इंडिया गवर्नमेंट ने, तो इसी कोवैक्सीन को हमने पूरी दुनिया में भेजा। हम अगर कहो तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर लोगों ने ज्यादा विश्वास देगा कोशिश। और इसके बाद और आपने वहां के लोगों को ये डॉक्टर साहब ये बताइए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें जोड़ा, क्या सक्सेसफुल स्टोरी रही इस कोवैक्सीन की, जहां आप गए थे, आपकी ड्यूटी, और जानबूझ के आपको वहां लगाया था, ये भी हमें पता तो इस क्वेरी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि क्या सक्सेसफुल कोविशील्ड थी जो इंडिया मेड थी, कोवैक्सीन भी थी वो जो बाद में लगी, लेकिन सक्सेस स्टोरी ये हुआ कि जब इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो शाम को हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अटल दुल्लू साहब थे, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, शाम को 5 बजे डीसी ऑफिस में पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग लेते थे। तो उस वक्त हमारा राजौरी में अच्छा चल रहा था ये वैक्सीनेशन ड्राइव। तो उस दौरान क्या होता है कि 1 महीने के बाद सडन डिप आती है वैक्सीनेशन में। उसका रीजन था कि जनवरी में स्टार्ट होता है और मार्च की और अप्रैल में रमजान का मंथ आ जाता है। जब रमजान का महीना आता है तो रोजे रखे होते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों ने, राजौरी में भी 55% आबादी मुस्लिम भाइयों की है, तो ऑब्वियसली डिप होगा। अब इस पे भी हमने काफी काम किया। हमने क्या किया, हमारे जो डीसी साहब थे श्रवण साहब, हमने एक मीटिंग की राजौरी के डाक बंगले में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स के 42 इमाम्स को हमने डाक बंगले में बुलाया, उनको सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की एक वीडियो दिखाई। ये जो इंजेक्शन लगता है ये इंट्रा मस्कुलर लगता है, तो जो हमारा फास्ट होता है रोजा जो है वो हम मुंह से ओरल रास्ते होता है, उन्होंने बोला है कि इंजेक्शन लगाने से आपका रोजा नहीं टूटता है। इवन देन हमने और प्रिकॉशन लेते हुए हमने इस नतीजे पे पहुंचे, जब तक रमजान का महीना रहेगा उस वक्त श्रोताओं अभी 60 ईयर्स एट हेल्थ केयर वर्कर्स खत्म हो गए थे, 60 ईयर्स प्लस को वैक्सीनेशन हो रही थी। हमने डिसाइड यही किया, जैसे ही रोजा इफ्तार होगा तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं 60 साल से ऊपर, जो शाम को रोजा इफ्तार के बाद तरावी करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो वो 1 घंटे के लिए बैठते हैं। तो उस दौरान हमारे जो मुस्लिम हेल्थ केयर वर्कर्स हो उनको हमने राजौरी की डिफरेंट जो मस्जिद में उनको वैक्सीनेशन की। तो ये एक सक्सेस स्टोरी बन गई, और ये काफी फिर इसको फॉलो किया गया कश्मीर वैली में भी कि घर घर लोगों को वैक्सीनेशन की, वो भी एक नेशनल चर्चा की बात है। तो ये सारी चीजें मैं श्रोता जितने देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू कि ये सब चीजें सर ने विद प्रूफ उसके फोटोग्राफ सर ने कलेक्ट किए हुए थे ड्यूरिंग व्हाट वी कॉल एज ए जॉब, जो वो कर रहे थे राजौरी डिफरेंट एरियाज में। तो उन्होंने सारे के सारे सबूत इस बुक में वो मेंशन किए हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना, जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे गया, जिस भी जगह पर विजिट किया, तो वहां पर उन सब के एक एक शॉट रखे हुए थे समथिंग। और मुझे लगता है ये ऑथेंटिकेशन कहीं ना। एंड दूसरी चीज, एक चीज और मेंशन कर दूं
जब एक कैप्टन फ्रंट से आकर सबसे पहले जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कैप्टन जब इतना बड़ा टारगेट किसी टीम को दिया जाता है तो कैप्टन बाहर निकल के पहले ही वो क्या करता है, एज ए ओपनर आता है। तो व्हाट इट शोज दैट लीडरशिप क्वालिटी। सर एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात करें, जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट पे थे उस टाइम पे, एज ए लीडर के तौर पे बाहर आना और पहले किसी चीज का एक्सेस लेना और लोगों को ये बताना कि हाउ मच सेफ इट इज, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया इंस्पिरेशन कुछ और नहीं हो सकता। श्रोताओ, कोविड की बात में आगे बढ़ाऊंगा। इस बुक में 4 चैप्टर 24, 25, 26, 27 4 चैप्टर कोविड को डेडिकेटेड है। 4 चैप्टर इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान 4 जगह मेरी ट्रांसफर थी, तो 4 जगह के मैंने एक्सपीरियंस इस चैप्टर्स में लिखे हैं। तो उसके बाद मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग थी उस दौरान मैं चीफ मिनिस्टर के साथ फिजिशियन था और उस वक्त भी आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था। मोस्ट ऑफ दी जो वीआईपी से वो हाउस अरेस्ट पे थे। इवन देन आई वाज डॉक्टर साहब, ये आपको बीच में रोकता हूँ कि ये देखो घर का भी ये देखना है और इनका कॉन्फिडेंस कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंस बनाए रखना है कि यार वो देखिए पोजीशन आपके रैंक के हजारों हैं। अब आपको ये पूछ रहे हैं कि भाई बताइए 5 चीफ मिनिस्टर कौन कौन थे और कैसे आपने एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी इन 5 चीफ मिनिस्टर को आपको ही अपने साथ रखा एज ए पोजीशन या कुछ भी जो भी आप उनका प्रोटोकॉल था। और फिर आपने जो मैंने कहा 24/7 365 फिर आपने घर का भी देखा, फैमिली भी है आपकी, उससे सारा बताइए कि कैसे हाउ यू मैनेज। थैंक यू जज साहब। ये मेरे 20 साल बड़े प्रेशियस रहे हैं जिंदगी में और जिसमें मैंने मजदूरी की है, कॉमनली मजदूरी की है क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे 8 बजे पहुंचना है किसी भी सूरत, गर्मी हो या सर्दी, और छुट्टी का कोई टाइम नहीं होता। अब रही बात मैं वहां कैसे पोस्ट हुआ, मैंने MS सर्जरी करके मेरी पोस्टिंग थी पिंडी चारका नामक एक जगह, उसकी एक कहानी भी है इस बुक में। वहां मैंने पहला पोस्टमार्टम किया था, एक बांग्लादेश का जो क्रॉस ओवर था। तो वहां से उस वक्त 99 की बात है, 99 बड़ी पीक मिलिटेंसी थी, आए दिनों खतरा था, जो भी मंत्रियों के काफिले जाते थे आईडी से उड़ा दिए जाते थे। उस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत था, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे 99 में। वहां से जो IG सिक्योरिटी थे गुजराल साहब थे, उन्होंने एक हमारे डायरेक्टर हेल्थ को चिट्ठी लिखी, हमें एक सर्जन चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि जो कि फिजिशियन का काम भी करे, सो दैट अगर सिक्योरिटी थ्रेट में सर्जन को ज्यादा पता होता है कैसे इंजरी को डील करना है, इमीडिएट भेजो। मुझे नहीं पता, रात को मेरे घर में कोई मैसेज आता है फिजिकल, उस पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे इतने, तो मुझे आता कि सुबह डायरेक्टर साहब को साथ मिलो जाके इमीडिएटली। डायरेक्टर गोयल हुआ करते थे 99 में, मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे बोला विदाउट एनी डिले ज्वाइन CM सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं उसको। तो मैं चला गया उधर। जैसे मैंने ज्वाइन किया उधर, तो उस वक्त 99 की बात है, तो वहां जो काम था, जैसे जज साहब ने बताया, एक तो सुबह 8 बजे पहुंच गए क्योंकि चीफ मिनिस्टर का काफिला कब निकल जाए कोई पता नहीं, और अगर काफिले के बीच में एम्बुलेंस रह गई तो बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन होती है। आपको पता है पुलिस वालों का क्या हशर करते हैं आम, हम भी अंडर स्पेशल सिक्योरिटी लैब्स होगी, सिक्योरिटी लैब्स मानी जाती थी, और मुख्यमंत्री का काफिला और सिक्योर जब इतनी मिलिटेंसी थी, बगैर एम्बुलेंस और डॉक्टर के नहीं निकलना चाहिए। इन एनी केस हम लोग 8 बजे पहुंच जाते थे। और उसके बाद कई बार होता है चीफ मिनिस्टर्स के रात को किसी के साथ मीटिंग होती थी, किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, 12, 1, 2 बज जाते थे। उसके बाद 2002 तक फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे। 2002 में इलेक्शंस होते हैं, हुकूमत चेंज होती है, PDP गवर्नमेंट हुकूमत में आती है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है 3 साल के लिए, 3 साल मुफ्ती सईद और 3 साल 2005 तक फिर मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ रहा। और उनके साथ मेरे 2 किस्से इस बुक में हैं। चैप्टर 6 है मुफ्ती साहब के जो लास्ट दिन थे जब उनकी डेथ से थोड़े दिन पहले के, वो उसमें किस्सा है। और दूसरा एक चैप्टर है गुलशन आरा जी का, जो मुफ्ती साहब की वाइफ है, उन्होंने मेरे साथ एज बेटे की तरह रिश्ता रखा हुआ था, उनकी कहानी है, कैसे वो उनके साथ मेरे डील्स थे, एक कहानी की शक्ल में लिखा हुआ है। 2002 में गुलाम नबी आजाद साहब, 2005 में गुलाम नबी आजाद साहब एज चीफ मिनिस्टर बनते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो 2008-9 तक वो रहते हैं, फिर दोबारा मिड टर्म यहाँ असेंबली इलेक्शंस होते हैं और इस बार NC हुकूमत जीत के आती है और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ ही मैंने एक किस्सा, वो रोहतांग पास का क्या है डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा बताएं। जब उमर अब्दुल्ला साहब नए चीफ मिनिस्टर बने 2009 के बाद
के आसपास की बात है, जब मोहम्मद रजा चीफ मिनिस्टर बने, बड़े यंग थे वो, उनको एक पूरी टीम जिसमें कि चीफ मिनिस्टर के साथ पूरी उनकी जो कारवां, हम लोगों ने कुल्लू से जाना था लद्दाख, मनाली रोड पे। मनाली के बाद रास्ते पे एक जगह आती मड़ी, मड़ी का वहाँ के परांठे बड़े मशहूर है, वहाँ बॉलीवुड के एक्टर भी खाते हैं, वो मेंशन किया है वहाँ के परांठे। उसके बाद एक जगह आती है रोहतांग पास, रोहतांग जरा बहुत बड़ा था, लेकिन जून का महीना था, रोहतांग पास में 8-8 फुट बर्फ गिरी थी। हाँ बिल्कुल। और 6 घंटे 3 घंटे वेट करने के बाद जब आर्मी वालों ने बोल दिया, उसके बाद आर्मी कंट्रोल में थी, उसमें आगे वहां से रास्ता जाता लद्दाख लेह में निकलता था। आर्मी वाले बोले कम से कम 3 दिन तक कोई चांस नहीं है ये बर्फ हटने की, क्योंकि और बर्फबारी हो रही है। तो मजबूरी में हताश होकर हम लोग वापस आ गए। तो जैसे ही हम वापस आते उतराई थी, हमारी एम्बुलेंस के ब्रेक फेल हो गए। हमारी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस थी, फोर्स की एम्बुलेंस थी, जिसमें कि वेंटिलेटर लगा हुआ है, डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े बड़े भरे हुए हैं, इतना भार था उसमें। मैं था, ड्राइवर था, मेरा मेडिकल सिस्टम था, एक नर्सिंग ऑर्डरली था। ब्रेक फेल हो जाते हैं, और उस वक्त पीक सीजन था जून में, और आगे पीछे सब टूरिस्ट। और फिर मैंने किसी तरह, हमारे जो ड्राइवर अश्विनी का मैंने मेंशन किया है, उसने हैंड ब्रेक पे रखी गाड़ी, हैंड ब्रेक रख के बिल्कुल आस्ता 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 करते हुए गाड़ी लाई। लेकिन दोनों तरफ पहाड़ थी और आगे गाड़ियां थी, पीछे सीएम का काफिला, वो आगे निकल गया, हमसे भी आगे। हम आस्ता आस्ता आके हमने देखा एक जगह थी, वहां पर एंड पॉइंट था, वहां पे एक टर्न था, वो भी वैली के साथ। वहां पर लेकिन एक मकान बना हुआ था, अबैंडन्ड मकान था, शटर लगा था, उसके सामने झाड़ियां थी। ड्राइवर ने उसके साथ गाड़ी को रैंप पे लगा दिया, तो गाड़ी बंद हो गई वहीं पे। तो ये किस्सा मैंने इसमें बयान किया है। तो डॉक्टर साहब एक और मैंने इसके साथ ही जोड़ दो आप, जोरी वाला। हाँ। एक वो जो आपने रास्ता में जब चीफ मिनिस्टर के साथ गया, तो एक और हादसा चैप्टर 2 है इस बुक में, उसमें मेंशन था लाइफ का 2002 की शुरुआत की बात है, जब इलेक्शंस नहीं हुए थे, मिलिटेंसी थी, पीक मिलिटेंसी थी। और तब इस एरिया में मेंबर पार्लियामेंट का जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन होने जा रहे थे। तो एनसी कैंडिडेट चौधरी तालिब हुसैन खड़े थे। तो उनकी कैंपेनिंग के लिए फारूक अब्दुल्ला सर और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सर दोनों जम्मू से डायरेक्ट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे कैंपेनिंग के लिए। तो ऐसा, और हमारी जो डीआईजी साहब राम लुभाया साहब, उनका जिक्र भी मैंने किया है, उन्होंने पूरी मेडिकल टीम और पूरी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप राजौरी के डाक बंगले में स्टेशन कर दिया। जो वीआईपी था, चॉपर से आते थे, अपनी रैली इलेक्शन करते थे, हम उनको सिक्योरिटी देते, वापस आ जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा था कि शाम को 4 बजे उमर अब्दुल्ला साहब का एक मेंढर में जलसा था, इलेक्शन रैली थी। इलेक्शन रैली को 4:45 पे खत्म होती है, और क्योंकि सर्दियों का मौसम था, धुंध काफी थी, अंधेरा हो जाता है। तो हमारा, जैसे ही हम राजौरी से निकले, तो हमारा जो इंचार्ज था सिक्योरिटी का, उसने एक कमांडो जिसने कि AK-47 रखी हुई थी और डांगरी में था, उसने एक कमांडो मेरे साथ बिठा दिया, डॉक्टर साहब खतरा बड़ा है, आप हमारी कार आप अपने साथ रखो। पता नहीं क्या थर्ड आई थी, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। मैंने उसको कमांडो को पिछले जहां पर पेशेंट्स होते हैं वहां उसको लिटा दिया, और क्योंकि ब्लैक शीशे वाली एम्बुलेंस थी, बाहर से कुछ नहीं पता चलता था, और अपने मेडिकल सिस्टर को अपने साथ बिठा लिया। जैसे हम लोग बीजी तक पहुंचे, हमारा जो ड्राइवर थोड़ा ओल्ड था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, कहता जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बीजी पे हमने चाय पी, तब तक मुख्यमंत्री का काफिला काफी आगे निकल गया। और जैसे काफिला आगे निकल गया, हम लोग जब चाय पी के निकले, तो मंजाकोट के बाद एक जगह आती गंभीर मुकला, मैंने पूरा मेंशन किया, वो एक टेररिस्ट का, आतंकियों का क्रॉस ओवर एरिया था। वहां से पाकिस्तान से आते थे, उस जगह से क्रॉस ओवर करते थे और वैली में चले जाते थे। हमें आर्मी यूनिफॉर्म में 2 मिलिटेंट्स ने हमें रोका, हमने भी गाड़ी रोक दी। हमें याद नहीं आया कि रोकना नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो इवन आरओपी नहीं होती है, रोड प्रोटेक्शन, रोड ओपनिंग को बंद कर देते हैं, आर्मी भी वहां नहीं होती थी। तो जैसे उन्होंने हमें रोका, हमने ब्रेक लगाई, तो 7-8 मिलिटेंट नीचे से जो, वो भी उन्होंने घेर के खड़े हो गए। मैंने सोचा अगर तो ये खोलते हैं पीछे से, फिर तो मुश्किल है बचना, क्योंकि पीछे हमारा कमांडो बैठा है यूनिफॉर्म में। तो पता नहीं, शायद मुझे अब याद आ रहा था कि मैंने वो जो कमांडो के पीछे बैठा, शायद कुदरत की कोई मर्जी थी। तो मेरे साथ जो मेडिकल असिस्टेंट था, मैं बीच में था, मैंने जो मिलिटेंट इस साइड हमारी साइड था खिड़की की तरफ, मैंने उसको थोड़ा प्यार से बोला, बड़े पोलाइटली। मैंने कहा भाई साहब, ये एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं वहां पर डॉक्टर लगा हूँ, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं जीएमसी इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज में, अगर हम थोड़ा भी डिले करेंगे इसकी जान चली जाएगी, तो रिक्वेस्ट है प्लीज हमें जाने दीजिए। तो मैंने तो उनको सोल्जर करके मुखा दिया, मैं भाई साहब आप आर्मी वाले हो, आपको थोड़ा होना चाहिए।
उन्होंने पता नहीं क्या किया, तरस आ गया, उन्होंने हमें जाने दिया। जैसे हम गए तो राजौरी में शोर हो गया था, हमारे डीआईजी साहब जो थे राम लुबाया और एसपी ऑपरेशन रमेश चाला साहब होते थे, उन्होंने टीमें दौड़ा दी कि मेडिकल टीम कहाँ गई। जब हम पहुंचते हैं तो हमें डांट भी पड़ी, भाई आप पीछे कैसे रह गए। फिर हम जब उनको बात बताई, उन्होंने फिर पूरी जो सिक्योरिटी को तैनात किया, पता किया उस एरिया में, तब तक मिलिटेंट चले गए। मैं आपको ये बात बता दूं क्योंकि मैं भी राजौरी पहुंच कर रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उस वक्त जब आप बात कर रहे हो ना 2002 की, वो उससे 2000 के इर्द गिर्द जब भी ये बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, और जो मुगला गंभीर या ये जो टैलेंट था ना, इस पे वो उनका रूट भी था और वहां पे वो ऐसा करते। लेकिन जो आपने ये बात कही कि मैंने उसको ये प्रेजेंट किया और एक सिक्स सेंस आपको प्रवेल करके कि आपने पीछे उनको उसको बढ़ा दिया कमांडो। देखिए यही जो लोग एक, देखिए ये डेस्टिनी है, आपने लिखा है ड्यूटी और डेस्टिनी की भी बात कर, ये भी इसकी भी बात है डॉक्टर साहब। तो ये ड्यूटी कर रहे थे आप, और ड्यूटी भी जो हमने बात की है तो सर ये सामने है, और ड्यूटी में इसमें तो मैं जहाँ राजौरी में भी रहा तो उस दौरान में काफी मिल गए, और ये बच के निकलना, हम भी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊँ, हमने भी ये इंसिडेंट किस एरिया में देखे, काका हिल वाला एरिया था ना, सोनकोट के बाद। उस वक्त आर्मी वाले जो ना अपने पैसे देते थे, सेफ पैसे देते थे गाड़ियों को, पूरा आरोपी जो आपने बात की ना, सुबह स्टार्ट होती है वो, और शाम को 5 बजे के बाद वहां कोई आर्मी या कोई पुलिस, कोई बंदा नहीं होता। काका हिल ऑपरेशन हुआ, सारा वहां पे खत्म किया। तो वहां डोमिनेंस किसकी थी उस वक्त मिलिटेंट्स की चीजें तो सर ने की ही। पहली अगर मैं दो चीजों के जिक्र को, पहले मैं अभी स्टार्टिंग सर एक चीज में मेंशन है बुक में गॉल ब्लैडर के रिलेटेड, अच्छा, और मैं उसका चीज पूछूंगा यहाँ पर। एक चीज इनको सब्सिडी के बारे में भी प्रोफेसर ने पूछेंगे। एक गॉल ब्लैडर दैट टॉट मी बैकबोन, ये 2012 का किस्सा है सर, तो इसको अगर आप थोड़ा, ये एक चैप्टर 4 है, गॉल ब्लैडर दैट टॉट मी बैकबोन। बैकबोन का मतलब है, ये वो किस्सा है जब हम लोग सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से डील करते हैं। ये किस्सा है जब मैं चीफ मिनिस्टर के साथ ही था, उस वक्त दरबार मूव हुआ था। होता था कि दरबार मूव के दौरान हमारा ना रिलेटिवली काम कम होता था, और हमारा ही एक जवान था स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का, जिसको हमारे डीएसपी ने मुझे प्रेशर किया कि इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आपने करना है। यहाँ पर मैंने लेसन का नाम दिया वन शुड बी एबल टू से नो। तो उसके बाद मैंने सीखा कि ना करना आना चाहिए, तो मैंने ना नहीं की। मैंने उनको बड़ा कन्विंस किया कि ये इसको गॉल ब्लैडर में काफी स्वेलिंग है, इस वक्त ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, जब 2 महीने के बाद स्वेलिंग कम होगी मैं ऑपरेशन कर देंगे। नहीं, उन्होंने बोला जी आप बड़े कॉम्पिटेंट हो, आप कर डालो इसको। तो उसके बाद मुझे किसी मेंबर पार्लियामेंट का भी एक फोन आता है कि आपने डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन करना प्राइवेट में था, थोड़ा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही चार्जेस लेने थे। एनी हाउ हम प्रोसीडेड। मैं ना कर सका, जिसका मुझे आज भी पछतावा है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि अब मैं ना करना सीख गया हूँ। अब ये है एथिक्स के खिलाफ है, जो काम आप नहीं कर सकते ना कर दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं। हुआ ये, जैसे हमने ये ऑपरेशन किया, हमने गॉल ब्लैडर को ऑपरेट किया। अंदर गॉल ब्लैडर में काफी सोजिश थी। जैसे गॉल ब्लैडर को हमने कट लगाया, उसमें से कुछ कीड़े निकले, जिसको हम मलब कहते हैं, एस्केरिस कहते हैं, वर्म्स कहते हैं। दिस इज वेरी रेयर केस, बड़ा रेयर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर एस्केरिस, और वो काफी सोजिश कर देते हैं। किसी भी हाल सूरत में हमने 2-3 घंटे लगा के गॉल ब्लैडर निकाला। तो जैसे हम गॉल ब्लैडर को रिमूव किया, उसके बाद हम एक पाइप डालते हैं पेट में, जिससे कि जो अंदर का जो पानी है बाहर आ जाए और अंदर का गंदा ब्लड बाहर आ जाए। 2 दिन तो ठीक रहा। तीसरे दिन जब हम पाइप रिमूव करने के देखा तो पाइप में से बाइल आ रहा है। बाइल क्या होता है? जो लिवर से निकलता है, लिवर सीक्रेट करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कई केसेस में बाइल आता है और 2-3 दिन में बंद हो जाता है। मैंने सोचा नॉर्मल बाइल होगा, 2-3 दिन में बंद हो जाए, कॉम्प्लिकेट है। लेकिन रोज अब तीसरा-चौथे दिन के बाद रोज 500 सीसी 600 सीसी बाइल आना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि कुछ कॉम्प्लिकेशन गड़बड़ है। एनी हाउ वो दिन थे 7 दिन मुझे जिंदगी याद है जब मैं बिल्कुल नहीं सोया। मुझे टेंशन थी कल कुछ हो गया पेशेंट को। आपको पता लिटिगेशंस होती हैं और बैड नेम मिलता है प्रोफेशन में। समहाउ एक दिन रात को जब 7वां दिन था, मैंने कहा भाई अब तो 7 दिन हो गए हैं, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, कॉम्प्लिकेशन है, हो जाती है। तो मैंने रात को प्लान बनाया कि, और जो मेरा प्लान था वो मेरे सोच आ गई दिमाग में, सिक्स सेंस प्रिवेल करके ये हुआ होगा, इसको ये ऐसे करेंगे। फिर मैंने क्या अपनी गाड़ी में
पेशेंट को डॉक्टर विजय सिंह चंदेल नए नए जम्मू में आए थे, उनके क्लिनिक में लेके गया और ये ऐसे केस में हम ERCP करते हैं। जैसे हमने ERCP की तो जो मैं सोच रहा था वही चीज निकली। जो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद उसकी जो डक्ट होती है जहां से हमने उसको रिमूव किया था उसको हम धागे से टाइट करते हैं, बांध देते हैं, 3-4 धागे लगाते हैं। हुआ ये था कि जब 2 दिन के बाद स्वेलिंग कम हुई वो धागे लूज हो गए, बाइल वहां से निकल के बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि डॉक्टर चंदेल ने स्टेंट डाला, स्टेंट डालते शाम तक उसका बाइल बंद हो गया और पेशेंट दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गई। लेकिन मैंने ये बात सीखी आज के बाद ना करना बहुत जरूरी है, जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेरा लेसन था। ये एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन थी जो मैंने इस केस में डिस्कस। गाइस, एज पर हिंदू रिव्यू, अगर आपने भी सुना है हिंदू के रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदुस्तान की एक ऐसी लैंग्वेज जिसके आने वाले विद इन 25 या 20 ईयर्स में टोटली श्रिंक हो जाएगा, नियर टू एक्सटिंक्शन। मैं उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जिससे मैं भी आता हूँ, सर आते हैं, या हमारे जज साहब सब भी आते हैं, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से आते हैं। मैं डोगरी की बात कर रहा हूँ। डोगरी इज एट द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। यस गाइस, सर का एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा, उनकी मेडिकल इनोवेशन, थॉट, सेक्रीफाइस फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड आपने देखा। बट एक कल्चरिस्टिकली अपना जो है, नॉट ए सेक्रीफाइस बट एक योगदान डोगरी के लिए। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जम्मू जो है वो 71st आई थिंक सब डिवीजन बना है रेलवे का। आपको पता होगा कि जम्मू डिवीजन बना है अभी 1-2 साल, और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। आपने देखा वहां पर एक बोर्ड लगाया गया है जो हिंदी में है, इंग्लिश में है और टाकरी में। टाकरी गाइस आपको नहीं पता, इंस्क्रिप्शन हमारी डोगरी टाकरी में लिखी जाती है, तो उसके पीछे जो योगदान है वो भी सर का है। तो मुझे लगता है ये बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट होना चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछो ना इस बारे में कि ये कैसे आपको आया कि भाई इस पे भी काम करने की जरूरत है और इसको एक लेसन बनाया आपने। जब मैं एक लेसन भी है मेरा, जब मैं रिटायर हुआ तो ऑब्वियसली मेरा ज्यादा टाइम क्लिनिक में बीतता था। मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता था, जो डोगरी स्पीकिंग औरतें थी वो भी मेरे से हिंदी में बात करती, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने उनको कहता था यार डोगरी गल करो, नहीं कर दिया गल। फिर मेरे को पता लगा डोगरी के बारे में, मैंने रिसर्च की, मुझे पता इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी है जिसको हम टाकरी कहते हैं, और महाराजा रणवीर सिंह के टाइम जो हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी। और मुझे धक्का तब लगा जब मैंने 8th शेड्यूल को पढ़ा। 8th शेड्यूल 2003 में डोगरी को 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज किया एज 22nd ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट ये 5th ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की भी है। और उसमें ये लिखा गया, अब स्क्रिप्ट क्या, उसमें लिखा गया एज देयर इज नो स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी हेंस इट विल बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये बात मेरे को चुभ गई। जब मैंने देखा इसकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट टाकरी है, मुझे लगा अब इसके ऊपर हम लोग काफी काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्लिनिक में टाकरी का अपना बोर्ड लगाया। मेरे डॉक्टर साहब इसमें मैं बीच में इंटरव्यू करूंगा, आप थोड़ा सा बताइए कि जो आपने कहा रणवीर सिंह के टाइम पे टाकरी स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता था, तो फिर क्या हुआ कि इसको देवनागरी अडॉप्ट करना पड़ा। 1 शेड्यूल तक नहीं करो कि वहां पे हमने कहा, उसके बाद किसी ने देवनागरी को अडॉप्ट किया इंस्टेड ऑफ उसका लिखना डोगरी में देवनागरी में शुरू किया। सर तो आपको पता है वो बात सर ये 1889 की बात है। 1889 में महाराजा प्रताप सिंह जब बने, 1885 में जब महाराजा रणवीर सिंह की डेथ हुई, और पूरे जम्मू कश्मीर में 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती, पर्शियन और टाकरी। दोनों में ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, और जो नहीं लिखता था डोगरी टाकरी में उसको फाइन करते थे रणवीर सिंह साहब। लेकिन अंग्रेजों को ये बात बहुत चुभ रही थी, और कुछ कम्युनिटी थी और भी जिनकी अपनी लैंग्वेज उनको भी बड़ी चुभ रही थी। तो 1885 उनकी डेथ के बाद उस कम्युनिटी ने और उन लोगों ने महाराजा प्रताप सिंह के बहुत प्रेशर डाला कि आप अभी टाकरी को, डोगरी को बंद ही कर दो। अब डोगरी की बात करें पहले, तो 1889 में महाराजा प्रताप सिंह के जो लॉ मिनिस्टर थे, वो जो पंजाब से थे, वो पंजाबी स्पीकिंग थे। उस वक्त सिख अंपायर भी बड़ा पॉपुलर था, और पंजाबी वाले भी डोगरी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने महाराजा को एक पिटीशन दी, महाराजा प्रताप सिंह को, कि पर्शियन जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बोलता, यहाँ उर्दू है। उन्होंने क्या किया, पर्शियन को कन्वर्ट कर दो उर्दू में, और डोगरी का मेंशन ही नहीं किया। एक गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाता है जी, आज के बाद 1889 में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी, लेकिन उनको लिखना चाहिए कि साथ में डोगरी भी होगी। वो बंद हो गया, और उसके साथ आस्ते आस्ते टाकरी स्क्रिप्ट चलती रही स्कूलों में। लेकिन 1944 में डोगरी संस्था ने महाराजा हरि सिंह पे प्रेशर डाला
क्योंकि आस्ता आस्ता लोग टाकरी पढ़ना कम हो गए थे। जो नए नए ऑथर्स आए थे उन्होंने सोचा कि अब हम देवनागरी में शिफ्ट करते हैं। उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह को प्रेशर डाला कि जो आज के बाद इसको देवनागरी में कन्वर्ट करिए स्क्रिप्ट को। लेकिन लास्ट नेल इन द कॉफिन रहा 1953 में, जब एक लैंग्वेज कमेटी बनाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे गिरधारी लाल डोगरा जी थे, उनको कमेटी में ये बिल पास हो गया कि आज के बाद टाकरी नहीं लिखी जाएगी और देवनागरी में सारा वर्क होगा। और 59 के बाद 53 और जाके 2030 के बीच हमारा ब्लैक पीरियड रहा। इस बड़े काम लोग टाकरी भूल गए। लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी जब एमए डोगरी पढ़ाते हैं या टाकरी में नहीं पे ही अब तो सर आपने शुरू किया तो जहाँ लेसन है सवाल पूछे। मैंने पहले भी बात की, अक्सर से की हमने इसमें। हम ये चाहते हैं जो मेरा आइडिया और उससे ही ये ठीक होगा। तो मैं एक बीच में और बात कर दूं कि हम जब ये वाली बात करते हैं टोकरी की, तो कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा जहां पे अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कहते हैं छोड़ा जी टाकरी कहाँ, देवनागरी में चलने दो, पुरानी बातें भूल जाओ। और कौन बात कर रहा है इसमें कि देवनागरी शुड कंटिन्यू एज ए स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग डोगरी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डोगरी की अगर स्क्रिप्ट है, रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे डॉक्टर ने कहा एमए में है, तो हम ये देख रहे हैं ये पढ़ाई कहाँ जा रही है, एमए में, बीए में। भाई आप प्राइमरी एजुकेशन में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते आप और एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट? तो क्या आप इसके बारे में बोलो? आपने रिसर्च पर किया है क्योंकि पिछले 50 साल से 60 साल से देवनागरी लिखी जा रही है। हमारा जो चल रहा है, एजेंडा चल रहा है इसका कि हमें देवनागरी को छेड़ना नहीं। देवनागरी चलती रहेगी स्कूल कॉलेज में, लेकिन एज हेरिटेज स्क्रिप्ट हर जगह इसके बोर्ड टाकरी में लगेंगे। और पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है सेक्रेटरी में, उसमें रघुनाथ बाजार एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने माना है कि हम लोग अपने जो है बोर्ड्स हैं, वो साइन बोर्ड जो है वो टाकरी में लगाएंगे, सो दैट जो भी बाहर से टूरिस्ट आए। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी भी ये बात ये ठीक है जो आपकी बात है, हेरिटेज आपने रख दिया है इसको आर्चिव में, स्क्रिप्ट को, अगर आप ऐसे ही कहो। मैं ये चाहता हूँ ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी लोग बड़े हैं वो सोचेंगे इस पे समझे। मैंने एक बात कही, मेरा कंसर्न है कि क्या प्राइमरी एजुकेशन नीचे से बच्चे को सिखाना। तो कहते हैं ना बच्चे, अगर बच्चा डोगरी सीख जाएगा लिखना पढ़ना बोलना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी उसको कैरी करना। इसमें एक इशू भी है, हाँ, कंपल्सरी लैंग्वेज कि व्हेन इंडिया वाज गेटिंग इंडिपेंडेंट, तो ये रखा गया था कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी। एज आई थिंक जितने भी श्रोता देखेंगे इस प्लेटफॉर्म के, उनको पता होना चाहिए इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज आज तक नहीं है। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब बात आई कि ऑफ कोर्स जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1947-51 अराउंड नेहरू जी सरकार बनाते हैं, तो बात आ रही थी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे ऑफिशियल लैंग्वेज या बाकी और नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया जाएगा। तो देखा कि जो हिंदी था उसकी डेवलपमेंट वो नहीं थी, मतलब लिटरेचर नहीं था, बच्चे क्या पढ़ेंगे। मतलब जैसे डोगरी एक लैंग्वेज है, टाकरी इंस्क्रिप्शन है, बट अगर टाकरी में अभी भी कोई इनोवेशन नहीं आई है, लिटरेचर नहीं डेवलप है, तो आप बच्चों को क्या टीच करोगे। इस वजह से आप देखोगे तो उस टाइम पे एक नेहरू जी के टाइम पे एक लिंग्विस्टिक एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत बोला गया कि 1963 तक जब तक हिंदी लिटरेचर नहीं डेवलप हो पाता, साइंस भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी मतलब ऑफ कोर्स देवनागरी स्क्रिप्ट यूज होती है उसमें, तब तक इंग्लिश अलोंग विद हिंदी, इंग्लिश को प्रेफरेंस ज्यादा है, तो हिंदी साथ साथ चलेगी। देखोगे और जैसे हिंदी डेवलप हो जाएगी तो उसको हम हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज हिंदी कर देंगे। बट हुआ क्या कि जैसे 1963 का टाइम आया, नेहरू जी का भी 64 में देहांत हो गया, तो आप देखोगे उस टाइम पे कामराज, अगर आपने सुना सिंडिकेट, तो उस टाइम की स्टोरी आती कि साउथ इंडियंस वर नॉट विलिंग कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, बिकॉज उनके पास, फिर आपको पता होगा कि जब ये मुद्दा ज्यादा उठने लगे तो इंदिरा गांधी जी ने भी इस लिंग्विस्टिक एक्ट में अपना कुछ चेंजेस की, मॉडिफिकेशन की और वीटो पावर दे दी। आज मोदी जी बात तो करते हैं कि इंडिया को वन नेशन वन लैंग्वेज जैसे हम लोग मुद्दे उठाते हैं, बट क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आप एक्ट के तहत देखोगे तो वीटो पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द 4 स्टेट्स इन इंडिया, साउथ इंडियन स्पेसिफिकली। हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट? तो ये भी है। अब मुद्दा ये नहीं है, डोगरी टाकरी की जब बात आती है तो व्हाट आई मेंट टू से, हमें इनोवेशन, लिटरेचर, साइंस उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देयर आर मेनी थिंग्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आती है मोदी जी की, उसमें मेंशनिंग थी प्रॉपर्ली कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में मस्ट है वहां की वर्नाक्युलर लैंग्वेज, बट रीजन बीइंग लिटरेचर उतना डेवलप नहीं है। दिस इज द रीजन
आई थिंक जिसके कारण हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे टाकरी को, तो जिसमें मुझे लगता है सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सर एक चीज और है, लेसन नंबर 9, फोरसाइट एंड ट्रुथ प्रिवेल, द नाइट द एमएलसी फाइल वेनिश्ड। सर इसकी क्या कहानी, 1996 का एक किस्सा है जो आपने इसमें मेंशन किया वो? ये जो कहानी है, ये जज साहब भी इसके बारे में इनकी अभी राय लेंगे। ये बात है जब मैं रजिस्ट्रार था मेडिकल कॉलेज में, 1995 की बात है। तो क्या होता है कि कटरा के पास एक गोलीबारी, इंटर गैंग राइवलरी होती है, और वो हमारी इमरजेंसी में आते हैं। तब मैं रजिस्ट्रार था और हमारे यूनिट की इमरजेंसी चल रही थी। तो जब वो इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि उस जो इंजर्ड था उसका जो फादर इन लॉ था वो एक लॉयर था, और उसके इमरजेंसी को उन्होंने काफी किया। तो मैं बड़ा डर गया। फिर मैंने अपने एचओडी को कॉल किया, डॉक्टर जेजी लंगर थे। मैंने कहा सर इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है, क्रिटिकल है, और उसके साथ 100-150 लोग हैं, और इमरजेंसी, उस जमाने की इमरजेंसी बड़ी छोटी हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज की। तो हमारे एचओडी डॉक्टर लंगर आ गए, हमारे दूसरे असिस्टेंट फॉर डॉक्टर काचरू चिरंगू भी आ गए। हमने ये डिसाइड किया कि इसको चेस्ट में बुलेट लगी हैं, उसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे। इस वक्त पेशेंट स्टेबल है, और उस जमाने में अभी अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में नहीं होता करता था। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे सुबह उसका अल्ट्रासाउंड होता है। तो पेशेंट क्योंकि स्टेबल है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करते, इसको बस मॉनिटरिंग कर रही है। और रजिस्ट्रार की ड्यूटी लगभग 36 आवर्स तक होती है। अगले दिन सुबह भी मैं ड्यूटी में था, दोपहर को 1-1:30 बजे तक, जब मुझे लगा कि सारा कुछ सेटल है, जब इस पेशेंट को देखा मैंने, ये पेशेंट भी स्टेबल था, ये वार्ड 11 में शिफ्ट हो चुका था। तो मैं इसको घर चला गया और डीप स्लीप में चला गया, क्योंकि 36 आवर्स सोए नहीं थे, थके हुए थे। 6-6:30 बजे मेरे घर में एम्बुलेंस आती है मेडिकल कॉलेज से, हॉर्न मारती हुई। तो एम्बुलेंस ड्राइवर कहता है डॉक्टर साहब आपके वार्ड में हंगामा हुआ है, लोगों ने क्या किया, बिस्तर उड़ा दिए हैं, हंगामा मचाया हुआ है, पूरे गैंगस्टर, और एक पेशेंट की डेथ हो गई है। हुआ था उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, और एमएलसी फाइल गायब कर दी जाती है। मैं ढूंढता एमएलसी फाइल कहाँ पे है, दैट वाज नॉट अवेलेबल। फिर जब मैंने देखा कि वार्ड में जाना ठीक नहीं है, लोग इस मूड में, उस वक्त पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे मैंने एक बड़ा वही आगे सिक्स्थ सेंस प्रिवेल की। मैंने कहा एमएलसी फाइल है, ले गए हैं, तो आगे जब ये पक्का इसका फादर इन लॉ लॉयर है, कोर्ट में जाएगा, तो हमारे पास क्या जवाब है। मैंने जाके एफआईआर दर्ज की पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में। एफआईआर की कॉपी अपने पास ही रखी, एक कॉपी रखी अपनी जेब में, रखी अपने पास, सिक्योर करके रख ली। मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम बताया कि इसका जो ब्लड क्लॉट था लिवर में, वो डिसलॉज हो गया। और ब्लड क्लॉट का जम्मू क्या, उसको कहीं भी कोई बड़े क्लॉट का ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल था, आजकल तो है, उस वक्त नहीं था। तो डिसलॉज हो गया, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद 5 साल के बाद हेडलाइन आती है इंडियन एक्सप्रेस में जम्मू की, डॉक्टर परवीन योगराज एंड डॉक्टर जेजी लंगर हैज बीन सूड फॉर 5 लाख कंपनसेशन बाय वाइफ ऑफ द कंप्लेंट तिलक राज। जब मैं देखा तो घबरा गया मैं। तो अब मैंने कहा ये क्या हुआ चक्कर। अल्टीमेटली मैं एक दो दिन मुठभेड़ में था, मुझे याद आया वो मेरे पास एफआईआर की कॉपी पड़ी थी। जैसे ही वो केस लगा, मैं कोर्ट में गया, उनके साथ वकील थे, मैं अकेला था। मुझे गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड किया गया था, पर गवर्नमेंट वकील आपको पता है सर इतना एफर्ट ही लगाते हैं, खुद ही एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जाके पहली हियरिंग में उन्होंने बोला कि एफआईआर फाइल आप हॉस्पिटल को लिखा उन्होंने, जीएमसी को, कि पेशेंट की एमएलसी फाइल प्रोड्यूस की जाए, वो उसकी रिपोर्ट क्या है। वो खुश थे कि भाई एमएलसी फाइल मिलेगी, उन्होंने गायब की हुई है। सेकंड हियरिंग में जब जज साहब ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने बोला इसकी एमएलसी फाइल क्यों नहीं ट्रेस हो रही है। तो मैंने वो एफआईआर की कॉपी जज साहब को दिखाई। ये एमएलसी फाइल इन लोगों ने ली है, अब इसमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या टैंपरिंग की है, क्या नहीं की है। तो जज साहब काफी नाराज हो गए। उन्होंने केस उसी वक्त डिसमिस कर दिया और दूसरी पार्टी के ऊपर केस किया कि आप मेडिको लीगल फाइल को क्यों, कैसे चुरा सकते हो। तो ये वो केस था कि वो डिसमिस हो गया बाद में। तो ये मैंने इसका मेंशन किया है इसमें। एक चीज जो सर मैंने इस बुक में पढ़ी कि आपका गांधीनगर हॉस्पिटल में ये जो क्लीनेस्ट ड्राइव जो स्टार्ट किया गया था, तो उसके बारे में सर आप बताइए थोड़ा। तो जब मैंने गांधीनगर में देखा तो मेरी इच्छा थी कि इसको मैं जितना सुधार हो सकता करूं, लेकिन जब देखा तो बजट की कंस्ट्रेंट्स होती है एज यूजुअल हेल्थ डिपार्टमेंट में। जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके डीपीआर बनी होती है, अभी तक कंप्लीट नहीं होते गवर्नमेंट के। तो मेरे को एक आइडिया क्या आया, जम्मू कश्मीर में हर साल एक कंटेस्ट होता है हॉस्पिटल्स का, जिसको हम कहते हैं कायाकल्प अवार्ड। तो मैंने कहा अगर मैं कायाकल्प अवार्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर को दिलवा दूंगा। कंपटीशन में 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, 10 जम्मू के, 10 श्रीनगर में।
मैं अगर मैंने अवार्ड जीत लिया ना तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेगा, उस 50 लाख से फिर मैं हॉस्पिटल की डेवलपमेंट करूंगा। तो फिर मैंने अपने सफाई वालों को, हॉस्पिटल को इतनी मेहनत कराई, सफाई कराई, क्लीनलीनेस ड्राइव, ये मोटिवेशन की, और हर डिपार्टमेंट में जाके सर्विसेज को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब से थे करवाए। और इंसिडेंट 2 महीने के बाद गांधीनगर हॉस्पिटल पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, पहली बार गांधी कायाकल्प अवार्ड मिला, जिसको मुझे एक ग्रैंड फंक्शन में चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने श्रीनगर में मुझे ट्रॉफी प्रदान की, और साथ साथ प्राइज अनाउंस हुआ 50 लाख रुपया। और आश्चर्य की बात, दूसरा एक अवार्ड होता है इको फ्रेंडली हॉस्पिटल, वो भी हमारे हॉस्पिटल को मिला, 10 लाख उसका हमारे अनाउंस हो गया। फिर मेरी अब उधेड़-बुन रही कैसे ये पैसा लाया जाए, गवर्नमेंट से पैसा निकालना आसान नहीं होता, और एनएचएम के पास फंड्स की बड़ी शॉर्टेज रहती है। तो अल्टीमेटली मैं प्रोसेस में रहा, 2-3 महीने मेरे लिंक्स भी थे एनएचएम में, मैंने एनएचएम में काम भी किया। तो 2-3 महीने के बाद हमारा 60 लाख रुपया गांधीनगर हॉस्पिटल के एचडीएफ में आ गया, जिसको हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में आ गया। उसमें 60 लाख में से 25% जो था, 15 यानी कि 15 लाख जो था वो इंसेंटिव था वर्कर्स के लिए, और 45 लाख था हॉस्पिटल डेवलपमेंट के। उस पैसे से फिर मैंने गांधीनगर को लिशकाया, टू द सेंस इतना किया कि एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की बन गई हमारे हॉस्पिटल पे। फिर इसको एनकॉस के लिए भी सर्टिफाई हो गया। और उस 15 लाख का मैंने इंसेंटिव कैसे दिया, सबसे पहले मैंने जितने हॉस्पिटल के जो सफाई वाले थे, जिनकी वजह से हमें सफाई अभियान मिला है, उनके अकाउंट में 10-10 हजार डाला। जो रिमेनिंग अमाउंट था, हमारे 260 एम्प्लॉयज थी, जिसमें कि पार्ट टाइम थे, जो जैसे सिक्योरिटी वाले थे, ऐसे लगे थे, पार्ट टाइम भी थे, तो रेगुलर भी थे। 260 एम्प्लॉयज को रिमेनिंग अमाउंट इक्वली हिस्सों में डिवाइड किया गया। हॉस्पिटल के हर एम्प्लॉय को 4200 रुपया में इंसेंटिव मिला, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग चपरासी, इंक्लूडिंग सफाई वाला, जो रिमेनिंग थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट अल्टीमेटली गांधीनगर जो है आगे इतना हुआ कि वहाँ पैलिएटिव केयर काफी डेवलप हुई। वहाँ डॉक्टर रोहित लाहौरी हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा, वो जम्मू के एक्सपर्ट हैं पेन एंड पैलिएटिव केयर के। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऊपर से सफाई थी। तो अल्टीमेटली एक हमारे पे फिल्म भी बनी, उसका बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी थी इसके ऊपर, अगर आप देखोगे तो आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बस मैं इस चीज पे कंक्लूड करूंगा कि सर थ्रू योर जर्नी, आई थिंक जितना भी आपने इसमें मेंशन किया, ऐसी क्या चीज रहेगी कि समवेयर यू फेल्ट कि मेरे को ये चीज करनी थी एंड समवेयर यू कुड नॉट एबल टू डू विद इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो आपको मिला? नहीं, उसका ये था कि एक जिंदगी काफी नहीं होती है सब कुछ करने के लिए। इसलिए आप जब मेरा कवर फोटो देखेंगे, उसमें मैंने अपनी बैक साइड दिखाई है कि अभी मैं चल रहा हूँ आगे। और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने क्लिनिक में रेगुलरली फ्री फाइब्रो स्कैन कैंप चल रहे हैं, और डेली हमारे क्लिनिक में कोई ना कोई फ्री कैंप चल रहा है। जैसे आज HbA1c कैंप है, कल LFT कैंप है, ये सब इनिशिएटिव चल रहे हैं। डोगरी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इसके अलावा बुक भी लिखने का मुझे टाइम रिटायरमेंट के बाद ही मिला। तो मतलब है कि जिंदगी के सफर अभी खत्म नहीं हुए हैं, 42 लेसन जरूर हुए हैं। हालांकि मेरे को 44 ईयर्स हो गए हैं। मैंने 1982 में MBBS ज्वाइन की। मैं लास्ट में श्रोता एक ही बात बताऊंगा, मैंने एक वर्ड यूज किया है, मेडिसिन, ड्यूटी एंड डेस्टिनी। ये डेस्टिनी मैंने वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। और कैसे बना, कैसे डेस्टिनी से डॉक्टर बना, ये कहानी मैं बताऊंगा। जब मैंने 12th क्लास पास की, मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ से पास की, तब मेरी उम्र थी 15 साल। और 15 साल में आप एलिजिबल नहीं होते MBBS के, तो इसलिए मुझे मजबूरी में मैंने ग्रेजुएशन की, GGM साइंस कॉलेज से BSc की। और तब मैं 17 साल का था और मैंने MBBS के लिए एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया। तब क्या होता था, रिटन टेस्ट होता था 80 मार्क का और इंटरव्यू होता था 20 मार्क का, लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। फिर मैंने MSc केमिस्ट्री ज्वाइन की। लेकिन क्या होता है, जब MSc के में 3rd सेमेस्टर था, मेरी सिस्टर डिपार्टमेंट में आती है, घर में एक गवर्नमेंट की चिट्ठी आई है कि आपको 2 दिन के अंदर लॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स MBBS ज्वाइन करना। मैं बड़ा हैरान था कि मैंने तो एंट्रेंस भी नहीं दिया इस साल, कैसे हुआ ये कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी। 15 बच्चे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी कि पूरे इंडिया में अगर 100 मार्क्स का रिटर्न है या 80 मार्क्स का क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हिस्टोरिक जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद जम्मू कश्मीर में 100% विल बी रिटर्न। और ये जो अभी लिस्ट है, इसको कैंसिल किया गया। और इस लिस्ट में पिछले 3 साल से जिन लोगों ने अपीयर किया था, उनके 80 मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करके फ्रेश लिस्ट बनाओ। और उस फ्रेश लिस्ट में मेरा नाम था और मैं डॉक्टर बन गया। समझ सकते कहाँ मैं MSc केमिस्ट्री कर रहा था और कहाँ मैं डॉक्टर बन गया। आज मैं बुक लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्ड डेस्टिनी यूज किया। एक डेस्टिनी होती है जी, कहाँ से कहीं ले जाती है। आदमी ने सोचा कुछ होता है और है, लेकिन जो आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने देखा है, जो कानूनी चर्चा व खास में आप बात करते हैं,
ये ज्यादा आपका जो है ना इंटरनेशनल अफेयर स्टडीज है, और आज मेरे से ये इत्तेफाक करेंगे साहब कि इनका ज्यादा जो आप सीखने सिखाने में, ठीक है डॉक्टर भी हैं, वहां पे भी डूइंग वेल, और जो आम आदमी है ना, आम पेशेंट है ना, वो बहुत खुश है, और बहुत मतलब ये एक वो वाली बात भी है। तो डॉक्टर साहब ये मैं कहता हूँ जो आपने ये बात की ना, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नेटवर्क के कमर नेटवर्क सिंह ने की। उन्होंने 2014 में पब्लिश हुई उनकी बुक, वो पॉलिटिशियन थे और ग्रेट, तो ठीक है, लेकिन एक लाइफ कईयों को 200 साल की मिली। तो शंकराचार्य जो हमारे थे, जब विवेकानंद जी थे, उनको बड़ी छोटी लाइफ थी, लेकिन जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है, वर्ल्ड में चेंज लाई है। और जैसे आपने कहा 15 साल में मैंने मैट्रिक की, मैं वो एलिजिबल नहीं था, तो ऐसे नहीं शाबर करता है जो टैलेंट है। देखिए क्या है, एक है आई, क्या है इंटेलेक्ट, क्या गिफ्ट है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलेक्ट, और उसके बाद जो आप लोग किताब लिखना, मैं तो कई पोइट्स को कहता हूँ जो बुक्स लिखते हैं, मैंने कहा यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वाला जो बुक लिखना और हर सब्जेक्ट पे बात करना, सर्जरी भी कर लेना, मेरे साथ डिस्कशन भी कर लेनी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, और फिर उसको पूरा आज भी जो बातचीत हुई हमारी, तो कितने ये और पूरा बोल्डनेस से काम करना, फेयरनेस से काम करना, और जो इनाम आया वो बांटा गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जो गांधीनगर हॉस्पिटल हुआ। अगर आप चाहते तो ये कई लोग खुद मैनेज कर लेते हैं अपने लिए, आपको भी उतना ही मिला जितना आम एम्प्लॉय को। ये लोग जब आप एक देखिए, आपने एक बात की थी, मैं आप सुनता रहता हूँ, आपने कहा लीडरशिप, लीडरशिप फ्रंट से लड़ता है, जो आपने बात, आपकी बातों से आप अगर इसको करोगे तो फ्रंट से वही लड़ता है और उसको फॉलोशिप बनती है। ठीक है, आप अचीव कर लेते हो, एक मेडिकल स्टूडेंट बन जाओगे, लेकिन जो आपका मेडिकल स्टूडेंट बनना और उस दौरान काम होना, जो आपने रहा जब कोवैक्सीन लेना सबसे पहले, और वहां पे फॉलो करते हैं लोग कि डॉक्टर ले रहा है, तो फिर फ्रंट से लड़ना, तो लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, मैनेजर भी चाहिए आदमी, अदर क्वालिटीज आर आल्सो, लेकिन लीडरशिप फ्रंट से लड़ने वाला आपको लीडर चाहिए, जनरल चाहिए, जैसे जनरल जोरावर। इमैनुअल कांट साहब की भी लाइन है इस पे ना, तो हाँ, करिए कंटिन्यू। वो सेल्फलेस ड्यूटी के बारे में काफी ज्यादा चीजें मेंशन करते हैं, और इसी से मुझे लगता है, और मैं कुछ चीजें और है, ये तो आज सर की बुक के बारे में जिक्र हुआ। आई थिंक जज साहब के बारे में अगर आप देखोगे तो ही ऑल्सो वांटेड टू बी पॉलिटिशियन, जो सर ने मुझे बताया था। तो मैं भी सर की स्टोरी कहीं बैठकर कभी कभी एक दिन हम सर की स्टोरी को भी करेंगे कि सर आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम कठुआ, सांबा विजयपुर, एंड उस स्टोरी को भी आई वांट टू नो, एंड आई थिंक आपका जो चैनल है सर, उसके माध्यम के थ्रू आपकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं आनी चाहिए। इट्स नॉट मैंने पॉडकास्ट किया है, अभी पीछे आए थे, लॉ कॉलेज का लास्ट स्टूडेंट आया था, उसने पॉडकास्ट, ओके ओके, यू विल फाइंड ऑन YouTube, और उसका भी अपने चैनल पे है, ओके ओके, उसने भी वो दिया, ऐसे भी करेंगे, रोज करते हैं आपके साथ, आपको हमारे पार्ट एंड पार्सल चर्चा खास होगी, और बाकी आई थिंक तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए। तो एक तो हमने पहले भी मुबारक दी थी, हम ये चाहते हैं, ये अमेज़न पे बुक है, तो ये बुक जो मैं डॉक्टर साहब मैं खुद ही पढ़ूंगा इसको, इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। एक मोटिवेशनल है, इंस्पायरेशनल है, जो हर बंदे के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट एज में स्टेज पे है, चाहे वो यंग एज पे है, या कोई सर्विस दे रहा है, जहां कहीं भी डेडिकेशन और एम्पैथी की बात भी है, ह्यूमन टच भी है इसमें। जैसे हम कश्मीर लोग और 5 चीफ मिनिस्टर के साथ रहना, कंटिन्यूटी में रहना, कंसिस्टेंसी में रहना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुबारक देते हैं इस बुक को, और मैं कहता हूँ इस बुक को सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशनल, एक लोगों के लिए, चाहे ये 42 लेसन है, तो 42 एक लेसन भी अगर आप पे असर कर गया ना, तो दैट इज सफिशिएंट, चेंज कर देगा लाइफ, किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के आप।
तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए। तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि Please. बुक शॉर्टली VVI पेज से लॉन्च होने, अभी बुक लॉन्च नहीं हुई ऑफिशियली, अभी सारी पब्लिश हुई है, हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं और ऑफिशियली ये बुक अभी शॉर्टली अगले मंथ VVIP से लॉन्च होने जा रही है। थैंक यू।